नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 10 वर्षों का एक लंबा सफ़र इस अभियान ने पूरा भी किया है। डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण का क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है देश पर, लोगों पर और लोगों के जीवन में, गवर्नेंस में और व्यवस्था के संचालन में किस तरह से प्रभाव पड़ा है डिजिटल इंडिया का या डिजिटलीकरण का, इन्हीं चंद बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो वाराणसी कार्यालय के सहायक निदेशक डॉक्टर लाल जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 10 वर्ष पूरे करने के बाद डिजिटल इंडिया अभियान और देश के डिजिटलीकरण परियोजना को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पर आप चर्चा शुरू कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन ने देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। सरकार और जनता के बीच सेवाओं, सुविधाओं, कार्यक्रमों की पहुंच एक मकसद होता है। डिजिटल इंडिया से सेवाओं में गति आई है, कम समय में सेवाओं लोगों तक पहुंची हैं, पारदर्शिता आई है और सत्यता के करीब ये सेवाएं पहुंची हैं। तो आज का युग हमारा जो है 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, डिजिटलीकरण जो हुआ है, इसने देश की पूरी सामाजिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को और जनता की आकांक्षाओं को बहुत हद तक पूरा करने का कार्य किया है। आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि हमारी जो इच्छा हुई, कोई सामान ही हमें खरीदना है, कहीं हमें जाना है, कहीं यात्रा प्लान बनाना है, हमने अपने हाथ में मोबाइल उठाया, कंप्यूटर के सामने हम बैठे और घर बैठे ही हम सारी सुविधाओं को एक बटन के क्लिक दबा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने मन की वस्तु खरीदने की एक मार्केट मिल गई हमें जी। तो ऑनलाइन सिस्टम ने सारी व्यवस्था को बहुत त्वरित गति से जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई सन 2015 को इस डिजिटल अभियान का शुभारंभ किए। 10 साल हुए इस महीने में। तो 10 साल में हम बहुत प्रगति किए हैं इस क्षेत्र में। सारी सुविधाएं डिजिटल सेवाओं से जुड़ गई हैं और जनता को त्वरित उसके लाभ मिल रहे हैं। पैन इंडिया ये सुविधा उपलब्ध हो गया है और एक दूसरे से कनेक्टिविटी पैन इंडिया स्थापित हो गया है और इससे रोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं जी। सबसे बड़ी समस्या थी पारदर्शिता की, समयबद्धता की। तो इसने पारदर्शिता भी लाया है और सेवाओं को समयबद्धता में पहुंचाने का कार्य किया है। मतलब निर्धारित समय तक लोगों तक सेवा और सुविधा मिल रही है दोनों, और पब्लिक का एक्सेस, उनकी पहुंच भी डिजिटल व्यवस्था के चलते सरकार तक भी पहुंच रही है, यानी फीडबैक भी मिल रहा है। हाँ, जैसे ये रेवेन्यू का मामला है, राजस्व विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो। जैसे पुलिस प्रशासन में अभी एक ऐप चल रहा है जिस पर आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी है उसका समाधान उस ऐप से कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा ऐप है जी। और हर राज्य की पुलिस विभाग ने उसका अपना ऐप बनाया है। आप उस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और जो आपकी आवश्यकता है, जैसे किसी को अपने चरित्र प्रमाण की ज़रूरत है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देगा। एप्लीकेशन के बाद उसकी पूरी प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी और वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लेंगे। कहीं आपको भाग दौड़ नहीं होगा, एक समय सीमा के अंदर वो आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। किसी को कोई परमिशन लेना है, कोई FIR दर्ज करना है तो ऑनलाइन अब FIR भी दर्ज हो रही है। और पुलिस प्रशासन की जब आपने बात किया है तो अगर हम रोजगार की बात करें तो पुलिस अब उसका चरित्र बदल गया है। सिर्फ काम करने का तरीका सब बदल गया, कलेवर बदल गया। लोगों की वो अब साइबर थाने बन गए हैं। हर थाने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो गई है। मुख्यालय पर कंप्यूटर चलाने वाले युवकों को रोजगार मिला है। तो सब काम ऑनलाइन, साइबर थाने भी हो गए हैं। तो रोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं। आपने रोजगार की बात की,
हर गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में ये सहज जन सेवा केंद्र और इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध। इवन कि बैंकों ने भी अपने नेटवर्क का विस्तार इनके जरिए किया। गांव तक बैंक पहुंच गए। सहज जन सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस और वहाँ से भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं सब योजनाओं का संचालन होता है। बड़ी आसानी से लोग, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, उस सेंटर से लोग अप्लाई कर देते हैं, उन्हें ऑनलाइन सिस्टम से मिल जाता है। जैसे कोई जाति प्रमाण पत्र किसी को बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, नगर निगम क्षेत्र जो हैं या नगर पालिका क्षेत्र हैं वहाँ जल कर देना है, बिजली का, आपको बिजली का भुगतान करना है, वो भी अपने घर बैठ करके कर लीजिए। आपके पास मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है, महीने में आपका बिल कितना आया है आपके पास मैसेज आ गया। आपको ऑनलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ करके ऑनलाइन उसको आप जमा कर देंगे। तो डिजिटल इंडिया ने पूरे समाज की व्यवस्था को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है लोगों को, और गांव तक लोगों को रोजगार मिला है, नए लड़कों को जो भी थोड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर और इस सिस्टम को जानते हैं। और इस सिस्टम से देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे न जुड़ा हो। एक आम आदमी, एक मान लीजिए गरीब आदमी है जिसे वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है, इंदिरा वो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, तो उस सुविधाओं को सब ऑनलाइन सिस्टम से उसको मिलते हैं। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों की बात करें, कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद थे, ऑनलाइन सिस्टम ने, वो भी डिजिटल इंडिया का एक अंग था, और उनको पढ़ाया गया। सभी बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन सिस्टम से क्लास किया, उनकी पढ़ाई तो कहीं अवरुद्ध नहीं हुई है। आज ऑनलाइन से दूरस्थी जो शिक्षा होती है, डिस्टेंस लर्निंग जो है वो ऑनलाइन सिस्टम से वो हो रहा है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में कोई ऐसा क्षेत्र हमारा अछूता नहीं है जहां डिजिटलीकरण ने अपना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव न डाला हो। लेकिन इसमें दो पक्ष हैं, नकारात्मक भी पड़ता है। एक है उससे खास तौर से बैंकिंग फ्रॉड जो चल रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड से हमें बचने की ज़रूरत है। तो सरकार का भी एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, और बैंकों का भी एक मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल के बारे में साक्षर हों, किस तरह से उसका प्रयोग करें, और किस तरह से जो फ्रॉड की सूचनाएं आती हैं, मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो बाहरी मैसेज आते हैं उन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शाखाओं से ही विश्वास करें, उनसे संपर्क करें। तो किसी से लेन देन करने की ज़रूरत बिना विश्वास के नहीं होनी चाहिए। आप या तो जो हमारे ऐप हैं उनसे लेन देन करते हैं, बैंकों के जो ऐप हैं उनसे लेन देन करते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति का जो लिंक भेजता है किसी लालच में नहीं आनी चाहिए। लालच में ही लोग फंसते हैं कि आपको हम लोन दे देंगे, आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, आपका लॉटरी में नाम निकला है, आपको ये लाभ मिल जाएगा, इतने पैसे। हमने जब काम नहीं कोई किया है तो हमें प्रतिफल कहाँ से मिल रहा है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। हम कोई किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए, किसी कार्यक्रम में हमने भाग, हमारा नाम कैसे उसमें चयनित हो गया। तो हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जितना ये जैसे आजकल एक चीज़ हो रहा है ना, डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। अब उस लोगों की जो अखबारों में सूचनाएं मिलती हैं, आम लोगों से जो चर्चा होती है, हमें यह समझना चाहिए कि सरकार कोई फ़ोन से सूचना नहीं देती है। सरकारी विभाग लिखित में चलते हैं। वो डिजिटल अरेस्ट करने वाले कहेंगे कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, ईडी से बोल रहा हूँ, तीस एजेंसी बोल रहा हूँ, आपका बेटा ऐसा किया है, आपके परिवार ने आपने ऐसा किया है। वह विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत होंगे, किए होंगे, तो आप जानते होंगे और आपके पास वो खुद आ जाएंगे, और खुद सरकार आएगी, वो संस्था आएगी, लिखित दस्तावेज आएंगे, और जब तक आप की बात भी लिखित दस्तावेज में मानी जाएगी। आपके पास कोई नोटिस विभाग देगा तो आप उसका लिखित जवाब देंगे। और केवल टेलीफोन से अगर किसी ने कह दिया तो उस पर विश्वास करने की, और जो डर गया वही फंस गया। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत टेलीफोन काट देने की ज़रूरत है। और एकदम जो डरता है और जो लालच में आता है, लालच और डर शिकार होते हैं, दोनों लोग शिकार हो जाते हैं जी। तो इससे बचने की ज़रूरत है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है कि लोग दूसरे की बातों पर ज़्यादा विश्वास न करें। जिस संस्था से आप जुड़े हैं, जिस बैंक से आपका खाता है, वहाँ से संपर्क जरूर करें। बैंक कभी मैसेज दे करके केवाईसी नहीं मांगता। अगर आपकी केवाईसी फेल हो गई है
तो आपका खाता लेन देन बंद हो जाएगा, तो आप स्वतः जाएंगे बैंक में। बैंक ये नहीं कहेगा कि आप आइए, आपकी जब आवश्यकता बंद हो जाएगी, सर्विसेज आपकी बंद हो जाएगी, तो आप स्वयं बैंक जाइए, अपने KYC डलवाइए, उसको ठीक करवाइए। तो हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक बात अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि डिजिटल नैतिकता की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि तो ये डिजिटल नैतिकता को कैसे निर्धारित किया जाए और किस तरह से इसको अमल में लाया जाए। इसमें 2 लोग हैं, एक सेवा प्रदाता है जी, एक सेवा प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा नैतिकता जो सेवा प्रदाता है, हम अपने डाटे को दिए, हमारे सभी डाटे बैंक के पास हैं, हम आधार कहीं से लिंक कर रहे हैं, हमारी सारी सूचनाएं उसके पास चली जा रही है। तो एक जब तक नैतिकता नहीं बनेगी, एक अपनी आचार संहिता नहीं बनेगी और आत्म नियमन जब तक नहीं होगा, तो हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम देश की जनता का कोई भी डाटा हमारे पास है उसको किसी से साझा ना करें। और हम कोई डाटा देते हैं तो उसमें शर्त होती है, उसको उस बटन को भी हम क्लिक करते हैं कि हम अपने डाटे को दे रहे हैं लेकिन आप दूसरे से साझा नहीं करेंगे। तो नैतिकता बहुत ज़रूरी है और नैतिकता हर क्षेत्र में ज़रूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। नैतिकता से ही हम सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सही काम कर सकते हैं और लोगों को चीट नहीं कर सकते, धोखा नहीं। जब हम नैतिक रूप से रहेंगे, हम मेहनत करके ले आएँ, दूसरों को धोखा दे करके किसी की गाढ़ी कमाई को हम धोखे से इसको ले आएंगे और सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता है। सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है और उनको जानकारी नहीं रहती है। तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं। तो प्रलोभन और भय 2 थ्योरी है, दोनों से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं करना चाहिए और किसी से भय नहीं होना चाहिए। भय अगर होगा तो आप फंसेंगे। हम संबंधित विभाग को जाएंगे, सरकार उसका निर्णय करेगी, संबंधित एजेंसियां उसका निर्णय करेंगी, अदालतें उसका निर्णय करेंगी, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। जिससे आपने कहा कि ये भय और प्रलोभन से बचना चाहिए और लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तो जागरूकता के लिए क्या उपाय करना ज़रूरी होगा? किस तरह से लोगों को डिजिटली साक्षर किया जा सकता है? अब हर व्यक्ति, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे जो साक्षर लोग हैं वो डिजिटली साक्षर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये अभी 1 दशक हुआ है। धीरे धीरे जब घटनाएं होती हैं तो उसका फीडबैक समाज में जाता है और इसमें हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर सरकार भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाती है, संस्थाएं करती हैं, समाज के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके भी माध्यम से संदेश जाते हैं। स्कूल कॉलेज में भी ये बच्चों को बताया जाता है और वो बच्चे जब जान जाते हैं तो अपने घरों में भी अपने माता पिता से जागरूकता का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है और एक चैन बना हुआ है। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता को जागरूक कर सकता है कि ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस चक्कर में पापा मत पढ़िए, मम्मी मत पढ़िए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिजली काटने की धमकियां आती हैं कि आपकी बिजली आज काट दी जाएगी, आप इस लिंक पर बटन दबाइए, अपना डिटेल भरिए। तो ऐसी चीज़ें जब घटनाएं घट जाती हैं तो अखबारों में छपती हैं, दूसरे समाज में होती है। तो ये दूसरे के साथ ना हो। अगर किसी के साथ घटना घटती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतावे कि किस प्रकार से, किस प्रोसेस से उसके साथ ठगों ने प्रक्रिया अपनाया और फंसता गया, तो दूसरे लोग कम से कम उससे बच सकेंगे। तो उसकी भी जिम्मेदारी है, जो भुक्तभोगी हो चुका है उसकी भी जिम्मेदारी हो, बेहिचक लोगों से बताए किस तरह से इन लोगों ने किया है, आप कृपया इसमें ना फंसें। जैसे ये डिजिटल अरेस्ट का जो इसमें मामला होता है, इसमें टुकड़े टुकड़े में पेमेंट जाता है, तो वो फंसाए रखते हैं ना। हाँ, तो फंसा के रखते हैं। तो उसमें बैंक को भी चाहिए कि वो इस तरह का अगर हो रहा है लगातार थोड़े थोड़े देर पर अंतराल पर, तो उसको रोकने की कोशिश करें तो शायद वो बच जाए उनका पैसा। निश्चित रूप से, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बैंक के खाते से ही होता है। लेकिन कुछ बैंक कभी कभी कर देते हैं, उनकी निगाह में अगर आया ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनके पास मैसेज पहुंचा
मैसेज उन्हीं के थ्रू फिर खाते में आता है, उसमें आता है। तो वो कहीं न कहीं से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने बड़ा नेटवर्क है, और एक एक शाखा प्रबंधक या बैंक का जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कितने लोगों के खाते पर निगाह रख पाएगा कि इनके खाते से कितना ट्रांजेक्शन। तो जब वो मिलान करते हैं तब पता चलता है कि कितना आज ट्रांजेक्शन हुआ, कितना हमारे पास खाते में रिसीव हुआ, हमारे खाते से, हमारे बैंक की शाखा से कितना पैसा दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो तत्काल तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को अपनी समझदारी से काम करना होगा। जो नैतिकता की बात आपने कहा, सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों को अलर्ट रहना है। तो उसी लिहाज से मैंने पूछा कि ये बैंक की भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा अगर अलर्ट रहें तो शायद जो टुकड़े टुकड़े में कुछ अंतराल पर एक ही तरह का पेमेंट कर रहा है तो वहाँ चेक लग सकता है, चेक एंड बैलेंस हो सकता है। और निरंतर जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं तकनीकी रूप से, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ और सरकार सबके सहयोग से उस पर रोक लगाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो 1 दशक ही हुआ है और ये डिजिटल अरेस्ट आप घटना सुनते होंगे तो 2-4 साल में बहुत ज़्यादा इधर का है। बहुत ज़्यादा प्राय अखबारों में देखने को मिलता है या लोगों से मालूम होता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये एक चीज़ और जो सबसे बड़ी गड़बड़ी आजकल देखी जाती है ज़मीनों की खरीद फरोख्त में, वहाँ काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है। तो ये डिजिटल इंडिया उस तरफ या उस क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मदद कर सकता है, या लोगों को किस तरह से डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करते हुए छानबीन कर लेना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी या ज़मीन वो खरीद रहे हैं या क्या बेच रहे हैं। आपने बहुत सही सवाल किया है और आम जनता से जुड़ा है, वो चाहे ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो। शहर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाकों में ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत होती है। और ये प्रायः सुनने में आता है कि एक ही भूमि को कई बार बैनामा कर दिया गया है, कई लोगों को कर दिया गया है, उसमें फिर विवाद हो जाते हैं। तो इसके लिए राजस्व विभाग ने बहुत अच्छा डिजिटल का तकनीक का प्रयोग किया है और वेबसाइट जो है हमारी भूलेख की, उस पर जाकर के खतियोनी को देख सकते हैं। अगर उसमें नहीं चढ़ा है नामांतरण नहीं हो पाया है तो हम बैनामे किस खाते में कितने बैनामे हुए हैं उसको हम स्टाम्प पंजीयन शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के जिस खाते को आप लेना चाहते हैं जिस खाते से आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं उस खाते को उस पर डाल करके उसका प्रोसेस होता है। आपके पास OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको निःशुल्क है। उसमें आप देख सकते हैं कि इस ज़मीन में से कितनी रजिस्ट्री हुई है और वो सब किसको हुई है, और वो रजिस्ट्री सब डिजिटली उस पर PDF अपलोड भी रहते हैं। नाम उस पर रहता है कि किस तारीख को किसने लिखा है, किसने बेचा है। तो बहुत सरकार ने बहुत व्यवस्था किया है, पारदर्शिता इससे बहुत आई है। मतलब हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया अभियान ने अपनी घुसपैठ बनाई है, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को सतर्क करने के लिए और लोगों तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए। कोई क्षेत्र आपका ऐसा नहीं है जहां डिजिटल इंडिया का उपयोग नहीं हो रहा है। पहले हम ट्रेन में जाते थे, स्टेशन पर जाने के लिए 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हमें, क्योंकि स्टेशन पर जाकर के पता चलता था कि गाड़ी कितनी लेट है या उसका जो नंबर होता था टाइम टेबल की जानकारी लेने का 139 पर फ़ोन करते थे। अब ऐसा सब ऐप विकसित हो चुका है, अपने मोबाइल पर घर बैठे चेक कर लीजिए। UTS आप डाउनलोड कर लीजिए, काउंटर पर टिकट भी कराने की ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल से आप तुरंत टिकट बना लेंगे, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन कर लेंगे, ऑनलाइन जहाज़ का टिकट बना लेंगे। अब शहर में जो बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बसें चल रही हैं, वो भी पता चल जाता है कि ये नंबर की बस कहाँ पहुँची है और आपके पोजीशन पर कहाँ पहुँचेगी। आप शहरों में विभिन्न प्रकार के जो स्टार्टअप्स हैं वो परिवहन की सुविधाएं दे रही हैं। आप नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं। आपको गाड़ी की ज़रूरत है, टेम्पो की ज़रूरत है, ऑनलाइन आप बुकिंग कर लें, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ये सब डिजिटल के ही माध्यम से उसी की देन है, उसी से सफलता मिल रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और डिजिटल इंडिया अभियान के
10 वर्ष पूरा करने पर अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।